इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। आज जो है इसको रिज्यूम करेंगे। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, वो दोबारा से क्विकली बता रहा हूँ अगले 2 मिनट में। पहली बात ये थी कि अगर आप ओनर होंगे या डीम्ड ओनर होंगे तभी जो है आपके लिए इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कहाँ पर नहीं होगी? हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं होगी, कहीं और तो हो सकती है। तो जब भी हम कई बार कहते हैं ना कि ये इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जेम्प्ट है। दोनों में फ़र्क है। इस हेड में टैक्सेबल नहीं है तो हो सकता है कहीं और टैक्सेबल हो। आप ओनर नहीं है, आपने कहीं पर किराए पर लिया है और फिर आगे किराए पर दिया है, तो जो आपको रेंटल मिलेगा वो आपके लिए इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो सकता है ना। और जो चीज़ एग्जेम्प्ट है वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे इनकम टैक्स एक्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो घर होता है, घर से जुड़ा हुआ लैंड होता है, उसी से आने वाला रेंटल इस हेड में टैक्सेबल होता है। सिर्फ लैंड होगा तो वहाँ पर हाउस तो है ही नहीं, तो उससे आने वाला रेंटल जो है इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं उससे आने वाला रेंटल या इनकम जो है टैक्सेबल ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका बिजनेस है रेंट पर देना तो आपके लिए बिजनेस इनकम है, और बिजनेस नहीं है फिर भी रेंट पर देते हो, एक दो लैंड पड़ा हुआ है, तो अदर सोर्सेज की इनकम है। ये मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने आपको बताया था डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। किराए पर दिया तो अच्छी बात है, किराए पर नहीं दिया तो भी मान लेंगे कि आपने किराए पर दिया तो कितना आपका रेंटल बनता। उसके लिए जो है हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही रेंट मान लेते हैं कि भैया इतना एक्सपेक्टेड है रेंट, यहाँ से आना चाहिए। और आपने अगर किराए पर नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि यही रेंटल जो है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। सर ये डीम्ड भी लेट आउट कहाँ मानते हैं हम? मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि लेट आउट है। हम तब मानते हैं जब इंडिविजुअल या हब के लिए उनके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि उन्होंने रेंट पर नहीं दी जानबूझ के, तो हमने कहा यार 2 तक तो आप रख सकते हो, उसके बाद ज़्यादा ही घने ही पैसे हो रहे हैं, हरियाणवी में बोलते हैं ना घने ही पैसे हो रहे हैं, तो भाई तुम्हारे पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो उस केस में 2 से ज़्यादा वाली जो प्रॉपर्टीज़ होगी ना उसे रेंट पर नहीं दोगे तो भी डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। और जो रेंटल वहाँ से आना चाहिए था, जिसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानकर हम कैलकुलेट करेंगे। साथ ही में ये वाला जो चैप्टर है इस पर नोशनल इनकम पर भी टैक्स लगता है, यानी एक्चुअली में आपकी इनकम नहीं है फिर भी आपको जो है टैक्स देना पड़ सकता है। कहाँ कहाँ भी देना पड़ सकता है मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर आप रेंट पर देते हैं वहाँ पर भी एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्चुअल रेंट को कंपेयर किया जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से, और अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है ना मेरे दोस्तों, तो इसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाता है। सर इसके बाद कैलकुलेट कैसे करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, वो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। ये देखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आप म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस कर सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिखा है या नहीं लिखा मुझे नहीं पता, इसको ज़रूर अमेंड करिएगा। यहाँ पर लिखना रह गया, अगर यहाँ पर लिखना रह गया है तो यहाँ पर करेक्शन करिएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस आगे लिखिएगा पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एक एक वर्ड का मीनिंग है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था। यहाँ पर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप इसको अमेंड कर लीजिए, आगे इसमें लिख लीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना ये नोट्स मैंने किसी से बनवाए हैं। मैंने कहा भैया हैंड रिटन वाले को तुम टाइप कर दो, तो वो टाइप करके बना दिए। मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिए, बट इसको पूरा एक एक वर्ड गो थ्रू नहीं किया। फर्स्ट टाइम हम इससे पढ़ रहे हैं, ई बुक से पढ़ रहे हैं, तो जो भी करेक्शन है, जो चीज़ें ठीक करनी चाहिए वो मैं आपको करवाते चलूँगा। और हमारा जो पूरा का पूरा जो मटेरियल बनकर निकलेगा लास्ट में, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे कोर्स मटेरियल सेक्शन में। तो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ओनर ने दिया हो, टीनेंट ने अगर म्यूनसिपल टैक्सेस दिया तो माइनस नहीं करेंगे। ठीक है सर, और प्रीवियस ईयर में जो टैक्स पे करा है वही माइनस करेंगे, चाहे वो किसी भी साल का हो। ये माइनस करने के बाद आपकी नेट एनुअल वैल्यू आएगी, जिसे एनएवी बोलते हैं। इसमें से 30% माइनस करना अलाउ किया गया है एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसलिए किया गया है क्योंकि हमने माना है कि घर को आप रेंट पर जो दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा। अब सब लोग कहेंगे ये तो हमने बहुत लाखों रुपए का खर्चा कर दिया है, तो सब लोग अलग अलग बोलेंगे, इसको इतना ज़्यादा बोल देंगे कि उनका जो है इनकम सारी ज़ीरो हो जाएगी। इसके लिए हमने बोला भाई 30% हम मानेंगे कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, रेंट पर चढ़ाने की खर्चा आपका लग रहा है। और साथ में जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप माइनस करेंगे, जो कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको कराऊंगा। अगर आपने लोन लिया है, लोन पर घर लिया है, तो उसका इंटरेस्ट अगर जा रहा है तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने का मेथड है।
अगर मैं आपको दो चीज़ करा दूँ, दो चीज़, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकालना है, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे इसके बाद, कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भैया ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसकी ज़रा ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए जो है थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो आपका होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे हमेशा लेते हैं। पता लगे कि आपके 2 महीने हो गए या 12 महीने हो गए और लास्ट के 2 महीने का रेंट जो है वो पे तो करेगा बट आपको थोड़ा टाइम बाद पे करेगा, तो आप बोलेंगे भैया एक्चुअल रेंट तो मेरा कम बनता है। अरे वो पे करेगा ना, वो एक्रूअल बेसिस पर है ना, रेंट तो एक्रू तो हो गया है ना। हाँ, अगर वो देना और भाग जाए, पैसे बिना दिए भाग जाए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है अनरियलाइज रेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसको हम बाद में लेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो रेंट एक्चुअल बनता है जितने पीरियड का आपने किराए पर दिया है उसे आप कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट जो कि 12 महीने का होता है, और दोनों में से जो ज़्यादा है उसको आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं। सर हमें ये बता दीजिए कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट मान लेते हैं यहाँ पर साकेत न्यू दिल्ली में, मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, उसका आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। तो आपके एक्ट में लिखा हुआ है कि देखिए इस घर की जो म्यूनसिपल वैल्यू होगी, म्यूनसिपल अथॉरिटी कुछ वैल्यू रखती है ना सर, उसके बाद हाउस टैक्स लगाती है, तो उसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं। आप कह सकते हैं एक तो पूरे घर की वैल्यू है, कितने में बिकेगा, एक एक घर से रेंटल कितना आ सकता है या उसकी एनुअल वैल्यू क्या है, साल की वैल्यू क्या है, अगर 1 साल इसी यूज़ करना हो तो क्या वैल्यू है, वो वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। म्यूनसिपल वैल्यू जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ बताती है इस घर की क्या वैल्यू है। तो जो म्यूनसिपल वैल्यू इस घर की रखी गई है 12 महीने वाली, उसे हम कंपेयर करते हैं वर्सेस फेयर रेंट। और फेयर रेंट का मतलब है कि सिमिलर प्रॉपर्टी का आसपास में क्या रेंटल है। तो एक तो म्यूनसिपल वैल्यू म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने तय करी हुई है इस पर्टिकुलर घर की, उस टाइप के घर की, और साथ में वैसे ही जो घर हैं मिलते जुलते आसपास जो हैं उसकी वैल्यू निकाल दी है। दोनों में से जो ज़्यादा है ना, दोनों में से जो ज़्यादा है ना उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट मानते हैं, यानी कि भैया इस प्रॉपर्टी का इतना तो निकलना ही चाहिए 1 साल का। एक्सपेक्टेड रेंट क्या बताया, दोबारा से बता रहा हूँ, म्यूनसिपल वैल्यू जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने तय करी है 12 महीने की वैल्यू, ना कि पूरे घर की बेचने वाली वैल्यू, कंपेयर्ड विथ फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब है कि जो वैसी प्रॉपर्टी आसपास के एरिया में है उसका क्या रेंटल जा रहा है, दोनों में से जो ज़्यादा होगी उसे आप एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर जो है आपका एक एक्ट भी है जिसे बोलते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट। एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है ताकि आप अननेसेसरी ज़्यादा रेंटल वसूल ना कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपने टेनेंट को बोला भाई लाख रुपये देना पड़ेगा, 10,000 रुपये का रेंटल जो है उसकी जगह लाख रुपये देना पड़ेगा, उसने एग्रीमेंट कर दिया, आप कह रहे हैं भाई ला दे, तो अननेसेसरली आप कितना भी ज़्यादा रेंटल ले लें, वो उस पर कंट्रोल लगाम लगाने के लिए एक रेंट कंट्रोल एक्ट लाया गया है। इस एक्ट में जो है स्टैंडर्ड रेंट बताया हुआ है कि भैया अगर कल को केस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इससे ज़्यादा रेंट अलाउ नहीं करेगा। उसमें मेथड दे रखा होगा कि कितना रेंट होगा, तो उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। समझ गए आप, उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। तो यानी कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो म्यूनसिपल वैल्यू या फेयर रेंट जो भी ज़्यादा है वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, पर वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका कारण सिंपल सा है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली इससे ज़्यादा तो कभी अलाउ करेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि म्यूनसिपल वैल्यू है 4.5 लाख, पूरे साल की 12 महीने की देखते हैं सर, हमेशा 12 महीने की देखते हैं। फेयर रेंट जो आसपास की प्रॉपर्टी का है वो 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट जो है वो है 4.8 लाख। तो भैया जो भी आपका ज़्यादा है, यानी 5 लाख ज़्यादा है, तो 5 लाख रुपये ही 5 लाख रुपये ही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। बट क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम अलाउ कर सकता है अगर डिस्प्यूट होता है वो 4.8 लाख है, तो इससे ज़्यादा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स मेरा एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख ही होना चाहिए, बट क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कम है तो मुझे उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और 4.8 लाख से मैं एक्सीड नहीं कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड रेंट जो है 4 लाख है, दोनों में से जो ज़्यादा है
वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, बट 4 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली घूम फिर कर 4 लाख आ गया। मेरा स्टैंडर्ड रेंट है 6 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा है वही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट होगा, पर 6 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 6 लाख से ज़्यादा है भी नहीं। इस केस में मेरा होगा एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख। गेम समझ गए? इन दो को कंपेयर करना है, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं जाना है, और 12 महीने का ही हमेशा चेक करते हैं। तो ये आपका हो गया। एक और मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, हमेशा वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जो है हमने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी कोई रेंटल इनकम तो आ नहीं रही है, जिसे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो, उसमें जीए भी निल है, एनए भी निल है, दो मान सकते हो ना सर आप, तो उसमें आपकी कोई इनकम तो आ नहीं रही है। आप इंटरेस्ट जो है उस केस में एक लिमिट तक ही क्लेम कर सकते हैं। वो लिमिट क्या है, वो नीचे रखिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, किराए पर चढ़ाई हुई है, या डीम्ड टू बी लेट आउट है, उस केस में आप कितना भी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग माइनस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपने एक मेथड से कैलकुलेट करा हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट दे रखी है, और वो लिमिट क्या है, वो यहां दे रखी है। अगर लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया गया था, क्योंकि ये स्कीम तभी आई थी, उससे पहले अलग था, और ये अटल बिहारी वाजपेयी सर की सरकार आई थी, तो उन्होंने जो है यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ावा देने के लिए स्कीम लेकर आए थे, ठीक है ना। तो अगर लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया गया है, और लोन का पर्पज़ है कुछ एक्वायर करना, खरीदना या कंस्ट्रक्ट करना कोई प्रॉपर्टी, जो कि 5 साल के विद इन, जिस साल आपने लोन लिया है उस ईयर को ख़त्म होने के अगले 5 साल के विद इन अगर वो प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है, बनकर तैयार हो जाती है, परचेज कंप्लीट हो जाती है, एंड आप सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं लेंडर से, जिससे भी आपने लोन लिया है उससे आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं, भाई मैंने आपको जो है इतना पैसा दिया, प्रिंसिपल का इतना इंटरेस्ट का दिया, तो जितना मैंने इंटरेस्ट का पैसा दिया उसका मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दो। तो अगर वो आप ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उस केस में सारी कंडीशन मीट होने पर आप सेक्शन 24 क्लॉज बी में डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन नंबर मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन 24 क्लॉज ए है, ये सेक्शन 24 क्लॉज बी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 ए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 बी, ठीक है ना। तो आप जो है इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, और कितना कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ये नहीं आंख बंद करके 2 लाख माइनस कर देंगे, आपका इंटरेस्ट ही जो है 1 लाख रुपए बनता है तो 1 लाख माइनस करेंगे, 3 लाख बनता है तो 2 लाख ही करेंगे, और जो बच जाएगा वो सेक्शन 80C से 80U जब पढ़ेंगे ना, उसमें भी एक सेक्शन इंसर्ट किया हुआ है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट माइनस करने का, वो मैं आपको उस सेक्शन में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। अच्छा मान लेते हैं सर ऊपर में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जैसे आपने लोन जो है 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है, या फिर आपने लोन बाद में लिया है पर वो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया है। कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लेंगे तो क्यों लेंगे, रिपेयर के लिए लिया है तो भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है। चलो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, 5 साल में कंप्लीट नहीं कर रहे तो भी कंडीशन मीट नहीं हो रही, मतलब सारी कंडीशन में से एक भी मीट नहीं हुई, कोई भी मीट नहीं हुई, तो उस केस में जो है आप यहाँ फॉल करेंगे, और उस केस में आप 30,000 की डिडक्शन ले सकते हैं, 2 लाख की जगह 30,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं। सर एक बात बताइए, मेरे पास 2 घर हैं, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो हर घर के लिए मैं 2-2 लाख ले सकता हूँ, या 30,000 ले सकता हूँ, या दोनों का मिलाकर मैं ले सकता हूँ। तो भैया जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ हैं उनका टोटलिटी में जो है ये लिमिट दे रखी है 2 लाख की और 30,000 की, टोटलिटी में, इंडिविजुअली नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पहले आपका एक ही घर सेल्फ ऑक्यूपाई करना अलाउ किया गया था, बाद में 2 घर कर दिए, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने इतना बढ़ावा दिया, अफोर्डेबल हाउसिंग है, एक और ले लो, एक और ले लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, तो बोले चलो ठीक है यार अब तुम इतने घर ले रहे हो तो 2 घर तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये लिमिट है 2 लाख और 30,000 की, ये आपने जो है टोटलिटी में यहाँ पर दे रखी है, जो कि मेरे हिसाब से इसमें चेंज होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होगा। टू बी ऑन अ सेफर साइड हम टोटलिटी मान रहे हैं, अगर इसकी कोई और इंटरप्रिटेशन या CBDT जो है इसमें क्लैरिफिकेशन देते हैं तो फिर हम इसको चेंज भी कर लेंगे कि इंडिविजुअली है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखते हैं, मिस्टर ए रेंटेड हिज हाउस प्रॉपर्टी 6,000 पर मंथ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021।
यहाँ पर आपको मंथली दे रखा होगा, बट हमेशा देखना 12 महीने का देखना है, 12 महीने का। म्यूनसिपल वैल्यू है 5000 पर मंथ, फेयर रेंट है 30,000 पर मंथ है, 30,000 पर मंथ ज़्यादा नहीं हो गया? फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है 15,000 पर मंथ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 2 लाख। म्यूनसिपल टैक्सेस जो है टीनेट ने पे करे हैं 3000, म्यूनसिपल टैक्सेस ओनर ने पे करे हैं बट 17-18 ईयर के पे करे हैं 2000। हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है भाई, 6000 तो एक्चुअल रेंट है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, फेयर रेंट हायर है 30,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 15,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता पर मंथ। अब 15,000 पर मंथ को कंपेयर करूंगा मैं, वैसे तो एनुअली देखना चाहिए, बट फिर भी अगर इसमें तो सारा 12-12 महीने का ही गिवन है, तो मंथली लो एनुअल लो एक बार में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो 15,000 ज़्यादा है 6,000 ज़्यादा है? एक्चुअल रेंट ज़्यादा है या मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है? सर स्टैंडर्ड रेंट है या एक्सपेक्टेड रेंट है? अरे भैया एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? इन तीन में से तो एक होगा, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, तीनों में से तो एक चीज़ एक्सपेक्टेड रेंट होगा, यानी कि म्यूनसिपल वैल्यू या फेयर रेंट विच एवर इज हायर, पर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसी को तो एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। यह म्यूनसिपल वैल्यू है 5,000, फेयर रेंट है 30,000, तो 30,000 ज़्यादा है, पर 15,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं ना हो सकता, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट में दे रखा है 15,000 से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 15,000, बट ये पर मंथ है, अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,80,000, जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। इससे आप माइनस कर सकते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस, बट म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एनी ईयर। तो म्यूनसिपल टैक्सेस टीनेट ने पे करे माइनस नहीं होंगे, क्या करेंगे पता नहीं, कुछ नहीं करेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस ओनर ने पे करे माइनस करेंगे, किसी भी साल का हो, बट पे इस साल करे माइनस करेंगे, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा। इसका 30% आप माइनस करेंगे, जिसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, 30% कैलकुलेट करिए, 30% आएगा। और क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है मेरे भाई, तो यहाँ वैसे 2 लाख की जगह 3 लाख भी होता ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में, 3 लाख माइनस करता, मैं 4 लाख माइनस करता, जितना होता उतना माइनस करता, क्योंकि जो लिमिट बताइए ना ऊपर 2 लाख और 30,000, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में बताइए जहाँ पर एनएवी जीएवी निल होता है, क्योंकि 2 प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, बट वो निल होने के बाद भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो माइनस कर सकते हैं, ताकि नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाए। तो वहाँ पर ये बताया हुआ है, लेट आउट में तो कितना ही माइनस कर सकते हैं, जितना है उतना माइनस कर दिया, ये आपका लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी आ गया। इस प्रकार लॉस आता है, जो आप शायद बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं समझ पा रहे होंगे, ये लॉस कैसे आ रहा है, बट यस इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से लॉस आता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से लॉस आता है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को कैसे कैलकुलेट करें, ये मैं आपको आज कराता हूँ, और फिर जो है हम आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अनरियलाइज रेंट और लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और वो होने के बाद आपका लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, द ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड, आपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन लिया, पहले लोन तो पहले लेंगे, फिर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, तो लोन तो पहले ले लिया, इंटरेस्ट तो चालू हो गया। पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कब से स्टार्ट होगी, जिसमें आप वो नेगेटिव क्लेम करना स्टार्ट करेंगे, मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। जिस साल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, उस साल से जो है आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे मान लेते हैं कि आपने जो है लोन ले लिया 17-18 ईयर में, प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई 2021 ईयर में, मान लेते हैं कि 1 मई 2020 को कंप्लीट हो गई, कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, लोन तो पहले से चल रहा है ना, आपने लिया था 1 सितंबर 17 को लिया था, तो लोन तो चल रहा है आपका, तो लोन चल रहा है तो लोन का इंटरेस्ट भी जा रहा है। 1 मई 2020 को आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, तो इस साल से यानी कि 2021 प्रीवियस ईयर से मेरे भाई, 2021 प्रीवियस ईयर से जो है आप इंटरेस्ट माइनस करना अलाउ कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी की, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुई तब तक उस प्रॉपर्टी का आप इनकम नहीं निकाल सकते, इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उसका इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते। जिस साल प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई, उस साल में किसी भी साल हो जाए, मान लो 31 मार्च को हो जाए, 31 मार्च 21 को हो जाए, तो भी 20-21 साल में तो कंस्ट्रक्ट हो गई ना, तो 20-21 साल में आप इंटरेस्ट माइनस करना स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी इज नाउ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो जो 2021 का इंटरेस्ट होगा, 2021 ईयर जिस साल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई उस साल का जो इंटरेस्ट होगा, अगर आप पे कर रहे हो उस साल, तो वो इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्रूअल बेसिस पर माइनस करेंगे।
मतलब आपका इंटरेस्ट बना 2 लाख, क्वेश्चन में दे रखा है आपने 1.5 लाख पे करा है, भाई 2 लाख बनाए ना, 2 लाख माइनस होगा, करेंट ईयर का जो बना है वो माइनस होगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेसिस पर है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर को छोड़ के बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है हाउस प्रॉपर्टी का एक्रूअल बेसिस पर है, पे बाद में कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एक्रूअल बेसिस पर होगा। एंड व्हाट अबाउट द रेंट, व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट, जो कि हमने 1 सितंबर 17 से लेकर इस साल का तो आप चलो क्लेम कर रहे हो, बट इस साल से पिछला साल जो होगा 31 मार्च 20 तक का, मैंने कहा ना इस साल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई तो इस साल का जो इंटरेस्ट होगा वो तो आप माइनस कर ही सकते हैं, प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई तो इस साल का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा इंटरेस्ट तो आप क्लेम कर ही सकते हैं। व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, जब लोन लिया उसका इंटरेस्ट चालू था और पिछला जो 31 मार्च तक है उसका इंटरेस्ट का क्या होगा, उसका इंटरेस्ट का क्लेम नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा, पर कैसे मिलेगा उसका एक ट्रिक है, उस इंटरेस्ट को टोटल करके आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जो है आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी एक तरह से, इसे बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन से पहले का इंटरेस्ट। 5 से डिवाइड करेंगे और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021, 21 22, 22 23, 23 24, 24 25, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 सालों में जो है जिस साल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई उस साल से लेकर 5 साल तक जो है पहले का जो इंटरेस्ट है उसको इक्वली आप हर साल क्लेम करते रहेंगे, तो ये तो करेंगे ही, प्लस पहले का जो इंटरेस्ट है उसका 1/5वां हिस्सा, 1/5 हिस्सा, अब कैसे बोलेंगे पता नहीं मुझे, 1/5 हिस्सा जो है वो और क्लेम कर सकते हैं। ये यहाँ दे रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट 10 मई 17 से 31 मार्च 20 का है 3 लाख रुपीज़ और करंट ईयर का इंटरेस्ट है 35,000, तो आप 35,000 तो क्लेम करेंगे ही, प्लस जो पिछला इंटरेस्ट है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है उसको 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 60,000, ये 60,000 भी और क्लेम आप कर लेंगे, 5 सालों तक कर सकते हैं, तो आपका पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो गया, 2021 कर लेना, 2021 21 22 22 23 23 24 24 25 ऐसे कर लेना, 5 सालों तक अलाउ किया जाएगा। ठीक है सर, तो बस ये कॉन्सेप्ट है और इसके बाद जो है आपका ये भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोन से जुड़े हुए, वो मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। इट इज़ पॉसिबल टू टेक न्यू लोन टू रीपे द ओल्ड लोन, आपने एक लोन लिया, आपने एक लोन लिया 10 लाख का, थोड़े टाइम बाद वो बच गया 9 लाख का, आपने इस लोन को रीपे कर दिया और एक नया लोन ले लिया, मे बी इसका इंटरेस्ट 7% होगा, इसका 6% है, तो आपने कहा भाई इस लोन को रीपे करके नया लोन ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने लोन को रिप्लेस करा है, 9 लाख का आपके पास नया लोन आ गया, पुराना चले गया, तो कहीं ना कहीं ये लोन की रीपेमेंट नहीं हुई है, ये लोन रिप्लेस हुआ है, ये लोन रिप्लेस हुआ है, और इस केस में आप इस लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ कर सकते हैं। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, इस लोन का इंटरेस्ट आप डिडक्ट कर सकते हैं। अगर लोन का इंटरेस्ट पे नहीं करा तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है, पर वो इंटरेस्ट के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट करना अलाउ नहीं किया गया है जी, ओनली लोन का इंटरेस्ट माइनस करना अलाउ किया गया है। अच्छा सर, अगर मान लेते हैं कि आपने लोन लिया ही नहीं है एंड सेलर जो है वो बायर को बोलता है कि आप जो है इंस्टॉलमेंट में दे दो और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मुझको दे दो, समझ रहे हो, आपने या तो बैंक से आप लोन लोगे या फिर जो सेलर है वो कहेगा भाई एक काम कर, ये 10 लाख की प्रॉपर्टी जो है जो तू मेरे से ले रहा है, ये बायर है, इसको बोल रहा है तू एक काम कर, इकट्ठे नहीं दे सकता ना, तू इंस्टॉलमेंट में दे दे, पर टोटल तेरे को जो है 11 लाख पड़ेगा, मे भी इंस्टॉलमेंट इस प्रकार आई कि हर महीने पे करोगे तो टोटल आपको जो है 11 लाख रुपए पड़ेंगे सारी इंस्टॉलमेंट का मिलाकर, तो कहीं ना कहीं सेलर ने आपसे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट नहीं ले लिया, तो एक तरह से इंटरेस्ट तो आपने दिया ही है ना, इनडायरेक्टली इसी ने लोन दे दिया आपको एक तरह से, तो ये हो गया, तो वो आप माइनस कर सकते हैं, वो आप माइनस कर सकते हैं, उसी प्रकार जैसे आप अभी करंटली जो है काम करते हैं, जैसे आप करंटली काम करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। क्या आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर ये समझ में आ गया तो आपका होमवर्क है कि आप उसको रीड करेंगे और
नेक्स्ट क्लास में सब कुछ पढ़कर आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ मैं करवाने वाला हूँ वो होने के बाद लगभग आपका जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है तो मैं इसका डेफिनेटली जो स्टडी मटेरियल का वीडियो बना हुआ है पिछली बार का वो लगा दूंगा, क्योंकि जब तक नया स्टडी मटेरियल नहीं आता तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। तो मैं पुराना वाले लगा दूंगा, बाद में रिप्लेस कर दूंगा उस वीडियो को जैसे ही नया स्टडी मटेरियल आता है, पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड बाय बाय।